आज का वीडियो है साइकोलॉजी के स्कूल्स के ऊपर, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, या मैं कहूं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। आज के रेफरेंस में बात करूं मनोविज्ञान के संप्रदाय की, अलग अलग चुनाव चल रहा है, अलग अलग पार्टीज अपनी अपनी बातें बता रही हैं। बिल्कुल वैसे ही साइकोलॉजी की भी अपनी अलग अलग पार्टीज थी, अभी भी हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टीज अलग अलग तरीके की बातें करती हैं और उन पार्टीज ने अपने अपने विचार दिए साइकोलॉजी के लिए। तो एक विचारधारा के लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम साइको एनालिसिस को मानते हैं। कुछ लोग जो व्यवहार को मानते थे उन्होंने कहा हम सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, हम व्यवहार की बात करते हैं, बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। कुछ लोग इकट्ठे हो गए नहीं साहब हम माइंड कैसे फंक्शन करता है उसकी बात करते हैं। तो हुआ क्या कि साइकोलॉजी के बारे में या साइकोलॉजी के विकास की जो यात्रा चली उसमें अलग अलग लोगों ने साइकोलॉजी के बारे में अलग अलग बातें की, लेकिन जैसे ही कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ जो दार्शनिक थे, कुछ विद्वान थे, वो एक जैसी विचारधारा के थे, इसलिए उनका मिलाकर अपना अपना एक स्कूल बन गया, एक संप्रदाय बन गया। तो अभी अगर देखें कि मुख्य रूप से 8 संप्रदाय हैं जो कि बुक्स में अवेलेबल हैं, और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और भी नहीं है। 8 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या साइकोलॉजी की जितनी भी एग्जाम्स आती हैं उनमें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हम लोग बात करें SFPBGCHC। मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखे हैं, बेसिकली है नहीं। एक एक लेटर से वो इसलिए लिखे कि एक एक लेटर मैं पढ़ूं या आप भी पढ़ें तो आपको तुरंत याद आ जाए कि अच्छा एस से क्या होता है, और एस से तो स्ट्रक्चरलिज्म होता है जिसको कहते हैं संरचनावाद। तो एस से शुरू करते हैं। सबसे पहला ओल्डेस्ट स्कूल साइकोलॉजी का है, उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म, और उसे हिंदी में कहते हैं संरचनावाद। वैसे बुक्स ये कहती हैं कि साहब स्ट्रक्चरलिज्म के जो फाउंडर थे वो थे विलियम वुंट। क्यों विलियम वुंट थे? यहां पर लिखा है ईबी टिचनर। विलियम वुंट ने एक विचारधारा रखी थी इस स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर, और उन्होंने माइंड के बारे में बात की थी, उन्होंने कॉन्शियसनेस के बारे में बात की थी, और विलियम वुंट ने केवल एक आधार रखा, लेकिन ईबी टिचनर जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने उन्हीं के काम को और ज्यादा आगे बढ़ाया। तो कहीं कहीं पर यह माना जाता है कि ईबी टिचनर स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर मेंबर हैं, या कहीं कहा जाता है कि नहीं साहब विलियम वुंट साहब इसके फाउंडर मेंबर हैं। लेकिन आपको जो भी नाम आपके एग्जाम में आए, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। या ईबी टिचनर नाम आएगा स्ट्रक्चरलिज्म के लिए, या विलियम वुंट नाम आएगा। आप जो दोनों में से जो भी आए आप उसको आप टिक कर सकते हैं, वो आपका एक राइट आंसर होगा। तो इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में क्या किया था? देखिए नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चरलिज्म कि वो केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस के। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि साहब ये स्ट्रक्चर, ये एक मार्कर है, ये इतना लंबा है, इतना छोटा है, इतना चौड़ा है, केवल स्ट्रक्चर। ये कैसे काम करता है इसकी अभी बात नहीं है। यहां पर ये कहा गया, स्ट्रक्चरलिज्म ये कहते हैं, या विलियम वुंट साहब या टिचनर साहब ये कहते हैं कि साहब हम जो मनोविज्ञान में स्टडी करते हैं वो कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, हम माइंड के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। और आपने एक मेथड जरूर सुना होगा, इंट्रोस्पेक्शन। साइकोलॉजी का एक बहुत ही फेमस मेथड है, लेकिन वो सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा है, और कभी भी ओल्डेस्ट मेथड की बात आती है तो इंट्रोस्पेक्शन का नाम जरूर लिया जाता है। तो यहां पर अब बात समझ में आ रही है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो केवल स्ट्रक्चर की बात करता है, चेतना के स्ट्रक्चर की, और उसके जो फादर कहें या उसके जो जनक हैं वो विलियम वुंट साहब भी हो सकते हैं, ईबी टिचनर साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि ईबी टिचनर ने उसके काम को आगे बढ़ाया था, विलियम वुंट के काम को। सेकंड स्ट्रक्चर के बाद आई एफ से मतलब फंक्शनलिज्म। आप देखिए एक वर्ड पे यहां पर स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक सांचा है, एक खाका है, एक मैप है, और यहां पर क्या है? फंक्शन। कि साहब ये कहते हैं जो फंक्शनलिज्म वाले, जिनके जो फाउंडर मेंबर या जिनके जो फादर हैं वो है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स की एक बहुत ही फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने कहा कि देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये मोटा है, छोटा है, बड़ा है, नाटा है, कुछ कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि माइंड का या कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि वो काम कैसे करता है।
फर्क तो इससे पड़ता है कि उसका फंक्शन कैसे है, फर्क इससे पड़ता है कि आपका माइंड चलता कैसे है। अब चलता कैसे है मतलब ये बात कहां पर हुई, फंक्शन की। तो वो किसने कहा था, या उसके जो फादर थे, उसके जो जनक थे, जो फंक्शनलिज्म के जनक, और फंक्शनलिज्म को ये कहा जाता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के जनक थे विलियम जेम्स। तीसरा आता है पी, साइको एनालिसिस। ये मेरा सबसे फेवरेट स्कूल है, वो इसलिए कि जिन्होंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है या जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ी है, वो सिगमंड फ्रायड का नाम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या उन्होंने कभी साइकोलॉजी में एक ही साइकोलॉजिस्ट का नाम सुना, अरे साहब सिगमंड फ्रायड साहब थे जिन्होंने इड ईगो सुपर ईगो के बारे में बात की, जिन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। बस यही है साइको एनालिसिस। और साइको एनालिसिस जिसको हिंदी में कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद, और इस मनोविश्लेषणवाद के फादर थे सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड ने मन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। उसके बाद आते हैं मनोविज्ञान में, फिर आते हैं बी से मतलब मेरा बिहेवियर। अब बिहेवियरिज्म जो है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यवहारवाद, व्यवहारवाद के जो फादर माने जाते हैं वो थे जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन कहते हैं कि साहब माइंड कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता माइंड? इसलिए नहीं होता कि साहब माइंड दिखाई देता है क्या, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो मनोविज्ञान है वो किसी चीज का तो अध्ययन है ना। तो लोगों ने कहा था कि चेतना का अध्ययन है, लोगों ने कहा नहीं साहब मन का अध्ययन है। तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की कि साहब चेतना को आप देख सकते हो, साहब मन को आप देख सकते हो। तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब हम मन को तो देख नहीं सकते, लेकिन हाँ मन के बारे में हम बात जरूर करते हैं। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो मानता ही नहीं है, या मन तो बड़ा चंचल है, ऐसी बातें सब करते हैं। लेकिन क्या मन दिखता है? क्या मन की एग्जिस्टेंस आपके दिल में है, कि मन की एग्जिस्टेंस आपके दिमाग में है, या मन की एग्जिस्टेंस आपके घुटने में है? कहां पर है? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसा एस्पेक्ट होना चाहिए जो दिखाई दे, ऐसा एस्पेक्ट होना चाहिए मनोविज्ञान में जिसका मेजरमेंट हो सके, जो कि ऑब्जर्व किया जा सके। तो उसको कहा जाता है व्यवहार। और बिहेवियरिज्म के जो फादर हैं वो जेबी वॉटसन हैं। उन्होंने कहा कि व्यवहार कैसा, जो ऑब्जर्व किया जाए, व्यवहार कैसा जिसका मेजरमेंट किया जाए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे व्यवहार को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप मेरे व्यवहार को मेजर भी कर सकते हैं। डिफरेंट बहुत सारे आपके पास साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जिससे आप मेरे व्यवहार की स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 3 विद्वानों के नाम बहुत फेमस हैं। एक का नाम है मैक्स वर्दाइमर, जो कि इसके फादर हैं, मतलब कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं मैक्स वर्दाइमर। एक का नाम है कोफ्का और तीसरे का नाम है कोहलर, और इसमें लेविन का नाम भी आता है। लेकिन मुख्य रूप से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 3 नाम बड़े फेमस हैं, वर्दाइमर, कोफ्का एंड कोहलर। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसका अध्ययन करती है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि हम किसी के भी व्यवहार का अध्ययन करें, हम एज ए होल अध्ययन करें। एज ए होल का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी की बात करते हैं तो उस व्यवहार के किसी एक पक्ष की, एक यूनिट की बात नहीं करते हैं, पूरा व्यवहार। अब आप कहें कि साहब एक बार एग्जाम्पल दो, तो मैं एग्जाम्पल ये दूंगा कि आप कहें कि मेरा टीचिंग मेथड, तो मेरा टीचिंग मेथड आप ये नहीं कहेंगे अरे विवेक बहुत हाथ हिलाता है, नहीं विवेक कभी इधर देखता है, विवेक क्या है कि विवेक की टीचिंग कैसी है। तो टीचिंग में क्या है, आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज को भी देख लिया, टीचिंग में मेरी वॉइस को भी देख लिया, टीचिंग में मेरे कॉन्सेप्ट को भी देख लिया, आपने इन सबको मिलाया और उसके बाद कहा कि विवेक की टीचिंग अच्छी है या विवेक की टीचिंग खराब है। आपने क्या किया, होल, एज ए होल विवेक की टीचिंग की स्टडी की है, उसे कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसके बाद आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसको कहा जाता है संज्ञानात्मक वाद या संज्ञानात्मक साइकोलॉजी। इसमें कोई एक नाम फेमस नहीं है, इसमें 2 नाम आते हैं, एक का नाम है जॉन मिलर और एक का नाम है जेरोम ब्रूनर। अब यहां पर बात कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं। यहां पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ब्रूनर साहब और मिलर साहब कहते हैं कि जो भी है आपकी सोच से संबंधित है, आपके कॉग्निशन से संबंधित है। तो कॉग्निशन में क्या आ गया, कॉग्निशन में आपकी मेमोरी भी आ गई, आपकी रीजनिंग भी आ गई, आपकी थॉट प्रोसेस भी आ गई, आपका परसेप्शन भी आ गया, आपका सेंसेशन भी आ गया, आपका
अटेंशन भी आ गया, सब मिला दो तो क्या होगा, कॉग्निटिव प्रोसेस। और कॉग्निटिव प्रोसेस को आप आसान भाषा में समझे कि जितनी भी आपकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। ये एक स्कूल हो गया। फिर उसके बाद आते हैं एच से क्या है, ह्यूमैनिज्म। अब उन्होंने, लोगों ने क्या किया, कुछ लोग बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की, मन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग व्यवहार की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति के इनर पोटेंशियल की तो बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी ये तो कह ही नहीं रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो तो व्यक्ति को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल सकता है, मतलब कि योग की भाषा में बात करें तो समाधि तक व्यक्ति जा सकता है, उसकी बात की कहां पर, ह्यूमैनिज्म। और जिसके जो फाउंडर मेंबर थे या जो फादर थे वो थे कार्ल रोजर्स। और इस ह्यूमैनिज्म में जो मानवतावाद जिसको कहा जाता है, इस मानवतावाद में एक का नाम और आता है, अब्राहम मैस्लो। और अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। लेकिन अगर फादर की बात करें तो कार्ल रोजर्स या अब्राहम मैस्लो दोनों हो सकते हैं। अब आते हैं लास्ट में सी का मतलब है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये था संरचनावाद, जो स्ट्रक्चरलिज्म था। ये कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है रचनावाद। और अभी रचनावाद से संबंधित बातें ज्यादा होती है और इसमें भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन दो का नाम बड़ा फेमस है, पियाजे और वाइगॉत्स्की। इन दोनों ने इसके ऊपर बहुत काम किया था। जो रचनावाद है जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, वो ये कहता है कि अगर व्यक्ति एक्टिवली पार्ट अगर ले तो अपने नॉलेज, एक्टिवली पार्ट मतलब कि एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व करे तो अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और नए नॉलेज का वो जो कंस्ट्रक्ट करता है, नए नॉलेज को जो बनाता है, वो पुराने नॉलेज की सहायता से, मतलब पुराना नॉलेज उसका आधार होता है और उसके आधार पर वो नया नॉलेज बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये 8 साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं। स्ट्रक्चरलिज्म जिसके फादर हैं ईबी टिचनर, फंक्शनलिज्म जिसके फादर है विलियम जेम्स, साइको एनालिसिस बहुत फेमस है जिसके फादर है सिगमंड फ्रायड, बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मैक्स वर्दाइमर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जेरोम ब्रूनर और जॉन मिलर। फिर उसके बाद आते हैं ह्यूमैनिज्म जिसमें कार्ल रोजर्स का नाम आता है और अब्राहम मैस्लो का नाम आता है, और कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे और वाइगॉत्स्की। ये नाम बहुत फेमस है। तो आज का टॉपिक इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी मेरी शताब्दी बहुत ज्यादा तेज चलती है, मैं बहुत ज्यादा तेज बोलता हूं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है। मैं कल फिर अपने एक साइकोलॉजी की पाठशाला में मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।